हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स कवर कर रहे हैं। लेक्चर 6 रहेगा ये आपके बीपीएससी का, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। पहले देख लेते हैं, ये आप देखेंगे तो लेक्चर 6 है। इसके पहले लास्ट के 5 लेक्चर्स और उनके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया गया है। आइए इसके एजेंडा में देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो फोर्स, इनर्शिया पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इंपल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट, जो भी लिफ्ट विफ्ट का आता है सवाल, सारा कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाएगा। और उसके साथ एक लास्ट आपका टॉपिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आसान सा टॉपिक है, शांति से सुनिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जो जो सवाल हम यहाँ पे करवाते जा रहे हैं, एटलीस्ट हम जो क्लास में सवाल करवा रहे हैं वो अच्छे से आपको बना लेना है। ठीक है, तो बात करते हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स का एक सिंपल सा बात है कि कोई भी चीज जिससे आपका मतलब जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था को बदल देता है, अगर वो चेंज कर देता है आपके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को, तो उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, तुम शांति से खड़े थे, पीछे से आया कोई धक्का दिया तो तुमको फोर्स दिया, उस फोर्स के चलते क्या हुआ, तुम रेस्ट पर थे, रेस्ट से मोशन पे चले गए। सामने एक और आदमी था, वो तुमको पकड़ लिया तो तुम मोशन में थे, वापस रेस्ट में आ गए। तो ये दोनों को दोनों तुम्हारे ऊपर क्या लगाए, फोर्स लगाए। तो सेम वही चीज है कि बस स्टेट को बदल देना। फोर्स का यूनिट क्या है भाई, उसको न्यूटन की तरह से कहा जाता है, पर अगर आप उसका वो देखिएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप आगे हम लोग ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। और दूसरी बात याद रखना, फोर्स क्या है, एक सदिश क्वांटिटी है, सदिश राशि है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फील ऑफ फोर्स क्या है, हम लोगों को जनरली लगता है कि कोई धक्का दिया, कोई आगे बढ़ा, कोई पीछे घटा तभी फोर्स है। पर मेरे भाई, अगर तुम्हारा स्पीड नहीं बदल रहा है, फिर भी तुम्हारी केवल डायरेक्शन बदल जा रहा है अगर तुम्हारा, तो भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है। तुम खड़े हो शांति से, तब भी तुम्हारे ऊपर ग्रेविटेशन लग रहा है। तुम एक स्प्रिंग को दबा करके उसको पतला छोटा कर दिए, वो भी फोर्स है। तो फोर्स आपके डायरेक्शन को बदल सकता है, चीजों को धीरे, चीजों को फास्ट, चीजों के शेप को, कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब एक अगर बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, एक बात याद रखना। ठीक है भाई, अगर आप सृष्टि की बात करें ना, तो इसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस रहते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेस रहते हैं। सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वीकेस्ट होता है ग्रेविटेशनल। उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फिर आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। हम ये क्यों कह रहे हैं, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको अपने अगल बगल जो भी फोर्स दिख रहा है, आपको अपने अगल बगल जो भी फोर्स दिख रहा है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ दीज 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, इसके बीच का क्या रिलेशन है, ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। ग्रेविटेशन क्या है भाई, आप देख ही पा रहे हैं, हम लोग जैसे ये मतलब हम लोग खड़े हैं धरती पर, इसका रीजन ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इसमें क्या है भाई, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको पता है चार्ज पार्टिकल्स के चलते, अब वो चार्ज पार्टिकल अगर स्टेबल है, मतलब रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मूव करने लगा तो उसके मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। और फिर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको पता है। ठीक है, गुड इनफ। अब से एक सवाल है भाई आपका एनडीए का, इनमें से कौन सा कांटेक्ट फोर्स नहीं है। अब एक बात समझो, कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, टच होना। अब अगर आप किसी को धक्का ही मार देंगे तो छू ही रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता ही तब है जब चीजें कांटेक्ट में आती हैं, तो ये नहीं होगा। स्ट्रेन क्या है मेरे भाई, आप देखते हैं ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन, किसी स्प्रिंग के साथ आप कुछ कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको टच करना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, आसान सा सवाल है फिर भी देख लिए। इनमें से व्हाट अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस इन द एंटायर सृष्टि, कितने थे, 4 थे। क्या क्या, सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल, फिर वीक न्यूक्लियर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अब ये कह रहा है ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या फालतू बात कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब भूल जाओ, बस इतना याद रख लेना कि किसी भी, ये किस मतलब इनर्शिया क्या है ना, एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि वो अपने किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना, चेंज को रेजिस्ट करना। फॉर एग्जांपल समझो, तुम हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया में ब्यूरोक्रेसी की ये हालत क्यों है, मतलब इंडिया में डेवलपमेंट का हालत क्यों है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया का मतलब क्या है कि अगर अगर पिछले 10 साल से रजिस्टर पे साइन होता था, और अगर आप देख रहे हैं कि रजिस्टर पे को साइन किया और आपका अगर डिजिटल वाला आ जाता है मान लीजिए, या फिर टैप करना फिंगरप्रिंट वाला, तो लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। इसी को कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी चेंज को रजिस्ट करते हैं, यू टेंड टू रेजिस्ट एनी चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मोशन में चल रहे हैं, ये आपका, या फिर आप मान लीजिए शांति से खड़े हैं, तो आप चाहिएगा कि आप शांति से खड़े रहें।
अगर आप मोशन में हैं तो आप चाहेंगे कि आप मोशन में रहें। एग्जाम्पल देखो भाई, सिंपल सा बात है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन। अब कहते हैं कि यार ये कैसे पता चलेगा कि किस चीज का इनर्शिया कितना ज्यादा है? तो सिंपल सा बात है, मान के चलो कि एक रोड है, यहां से हाथी दौड़ते हुए आ रही है, हाथी दौड़ते हुए आ रही है। अब हाथी दौड़ते हुए आ रही है तो हाथी को रोक पाना मुश्किल रहेगा कि एक कुत्ता आ रहा है उसको रोक पाना मुश्किल रहेगा? ऑब्वियसली हाथी को रोक पाना मुश्किल है, कुत्ता को रोक पाना आसान है। और इसी रोक पाने को तो इनर्शिया कहा गया, इसी रोक पाने को तो इनर्शिया कहा गया। इसलिए कहते हैं भाई कि इनर्शिया को पता करने का सबसे सही मेजर क्या है? मास। जितना अधिक मास उतना अधिक इनर्शिया। याद रहेगा, द मोर द मास द मोर द इनर्शिया। अगर आपको एक ट्रक दिख रहा है तो उसका इनर्शिया अधिक होगा, अगर एक साइकिल दिख रहा है तो उसका इनर्शिया कम होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आप, मतलब क्या होता है कि आप बैठे हुए हैं बस के ऊपर, सडनली और बस चल रही है, बस चल रही है, जैसे ही आप मतलब बस ब्रेक मारेगा ना तो आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आपके साथ फील हुआ होगा, ट्रेन में भी होता है कि ट्रेन सडनली मान लो रुक गई तो आप आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आप मोशन में थे, आपका बॉडी मोशन में रहना चाहता था, उसको जबरदस्ती रेस्ट पे लाया गया तो वो खुद आगे बढ़ गया। सेम उसी तरीके से आपका होता है कि मान लीजिए आप बैठे रहिए, सडनली गाड़ी आगे बढ़ती है तो आप पीछे की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं उस चेंज को, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल भी वही चीज है कि अगर कोई टेबल है, उसके ऊपर टेबल क्लॉथ डला हुआ है, आप झटका से उसको खींचिएगा तो आप देखेंगे एकदम झटका से खींचने पे वो सब वहीं रह जाता है। जबकि अगर आप धीरे धीरे खींचेगा तो वो भी आपके साथ साथ खिंचाएगा। ये झटका से खींचने पे तुरंत क्यों रह गया? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स थे ये आपके इनर्शिया इसका ज्यादा था, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर थे। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थे तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहे, और इतना झटका से वो निकला कि ये आपका वहीं पर रह गया। ठीक है, मेजर ऑफ इनर्शिया, हम फिर से बोले हैं भाई कि मेजर ऑफ इनर्शिया ऐसा कोई कर पाना मुश्किल है, पर सबसे सही क्वांटिटेटिव मेजर क्या हो सकता है? इसका मास हो सकता है। क्योंकि अगर एक हाथी आ रहा है, एक कुत्ता आ रहा है, तो किसको रोकोगे? कुत्ते को रोकोगे, हाथी रुकेगा नहीं, तो इसका आंसर मास हो गया। ठीक है, रनिंग कार स्टॉप्स सडनली, कार चल रहा था, सडनली इसका वेलोसिटी रुक के जीरो हो गया, सडनली v इक्वल टू जीरो। तो पैसेंजर लीन फॉरवर्ड, पैसेंजर आगे की ओर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो लगातार आगे जा रहा था, तुम सडनली उसको रोके तो उसका बॉडी का जो इनर्शिया है, क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन, कि हम मोशन पे हैं तो मोशन पे रहें, तो यही है भाई आपका गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब आ जाओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले इनर्शिया के बारे में जानकारी रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग वो पढ़ लिए। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है ना भाई कि हर बॉडी, एवरी बॉडी, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर बाहरी असंतुलित बल नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब एवरी बॉडी, कोई भी बॉडी या तो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन पे है तो वो मोशन पे रहेगी। क्यों? अगर आप उसके ऊपर कोई ऐसा एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो। समझना बात को भाई, एक किताब यहाँ पर रखी हुई है मेज के ऊपर, वो मेज के ऊपर ही अगले दिन आओगे तब भी यहीं रखी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पे ही रहेगी अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड किया गया। ये आपका एक फुटबॉल है, फुटबॉल में अगर अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा ना नीचे, तो आप एक बार इसको ढुलका दीजिए, वो जिंदगी मतलब वो जिंदगी भर वो ढुलकता ही रहेगा। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब एक बात क्या है ना भाई कि न्यूटन से पहले एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल क्या कहते थे कि अगर मान लो कोई चीज को तुम धक्का दिए और वो आगे बढ़ रहा है ना, तो आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मान लो रुक गया, तो कहते थे कि ये क्यों रुक रहा है? क्योंकि कोई भी बॉडी है उसको कंटिन्यूअस फोर्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इस बात को बाद में न्यूटन आकर के खारिज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं भाई लगातार फोर्स नहीं चाहिए, वो रुक रहा है क्योंकि फ्रिक्शन पे है। अगर आप एक बार उसको कोई कांस्टेंट वेलोसिटी दे दोगे और उस पर फ्रिक्शन नहीं रहा ना, तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम बस आपको ये कहना चाहते हैं कि ये न्यूटन का दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एरिस्टोटल के आइडिया को खारिज करके किया गया। बहुत बढ़िया। फोर्स क्या है ऊपर हम लोग देख चुके हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पता नहीं भाई, हमको इतना पता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई चीज रेस्ट मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहना चाहेगी, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। इसका मतलब क्या हुआ यार? यही तो जड़त्व है, यही तो इनर्शिया है कि आप रेजिस्ट करें अपने चेंज को। मोशन पे है तो मोशन पे ही रहना चाहें, मोशन से रेस्ट होने की प्रक्रिया में आप गुस्सा हो जाएं,
इसी को कहते हैं भाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब आ जाओ मोमेंटम के ऊपर। मोमेंटम, जैसे हम जब इनर्शिया की बात कर रहे थे ना भाई, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, जड़त्व है, मतलब कि कितना मतलब उसका रेजिस्टेंस, कि हम नहीं रुकेंगे, ना ही हम बढ़ेंगे, मतलब जो भी वो चल रहा था उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, मोमेंटम का सिंपल मतलब क्या है भाई, मोमेंटम को बोलते क्या है, संवेग बोलते हैं। और मोमेंटम को आपको ऐसे देखना है ना कि किसी भी चीज को रोकना कितना मुश्किल है, किसी भी चीज को रोकना कितना मुश्किल है, यही है आपका संवेग। तो कहने का मतलब क्या है भाई कि हाउ हार्डर इज इट इज टू स्टॉप समथिंग इज व्हाट इज योर मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, हाउ हार्डर इज इट टू स्टॉप। अब एक बात समझना, एक ट्रक आ रहा है भाई और एक साइकिल आ रहा है, किसको तुम रोकना आसान है तुम्हारे लिए, ट्रक को रोकना आसान है। इसका मतलब द मोमेंटम ऑफ अ ट्रक इज हाइयर देन दैट ऑफ अ बाइसाइकिल। तो अब कहा गया कि मोमेंटम नापा कैसे जाता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो डायरेक्शन याद रख लेना कि वेक्टर क्वांटिटी है। बढ़िया। अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स हम बताते हैं मोमेंटम का। समझो, एक बात समझना मोमेंटम का, ठीक है भाई। मोमेंटम से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या कहता है ना कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मतलब दो को गेंद आपस में मान लेते हैं टकराया, ठीक है, बाहर से इसके साथ कोई कुछ नहीं किया, तो इसके टकराने के बाद भी मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा, m1v1। इसका मोमेंटम क्या होगा, m1u1 इनिशियल वेलोसिटी, m2u2। टकराने के बाद कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा मान लो, तो m2u2 या फिर m2, सॉरी भाई मास सेम रहेगा ना, तो m1v1 m2v2। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या बोलता है ना कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है दोनों सेम रहेगा, मतलब m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर याद रखना कि अगर कोई रॉकेट आगे बढ़ता है तो वो क्या करेगा, गैस को पीछे भेजेगा, रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड, गैस गोज बैकवर्ड। फॉरवर्ड मोमेंटम इज इक्वल टू बैकवर्ड मोमेंटम। अब तुम इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि यार हमको तो बताया गया था कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, या फिर जब आप रिकॉइल ऑफ अ गन पढ़ते हैं तब आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि बंदूक से निकला तो बुलेट फॉरवर्ड और गन बैकवर्ड। तो ये भी, ये सब चीजें मोमेंटम से रिलेटेड है। और याद रखना कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी रिलेटेड है, क्योंकि मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सवाल में ये दोनों नहीं दिए जाएंगे, और अगर ये दोनों दिए जाएंगे तो ऑप्शन ई भी रहेगा जिसमें कि रहेगा मोर देन वन अबव, ऑप्शन डी जो भी हो। ठीक है, याद रख लेना भाई। तो अब एक बात बताओ, अगर कह रहे हैं कि कोई गेंद ए है उसका मोमेंटम पहले 20 था, कोई गेंद बी है उसका मोमेंटम पहले 10 था, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल 30 हो गया। कोलिजन के बाद अगर ए का 12 हो गया तो बी का 18 हो गया, दोनों मिला के अभी भी 30 है। कहने का मतलब क्या है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। व्हाट इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग। ठीक है, तो कंजर्वेशन का फॉर्मूला आप देख चुके हैं भाई। अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी v2 और फाइनल वेलोसिटी v2। समझ में आ गया। तो ये वही चीज है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक बात बताना, मोमेंटम ना दो, अच्छा पहले दो को सवाल है वो देख लो तो भाई, सिंपल सा है, बस आपको समझाने के लिए दिए हैं। 2 kg का बॉल है, 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 केजी मीटर पर सेकंड। आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ एक कॉन्सेप्ट पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन देखो, हम कह रहे हैं भाई, जैसे मान लो कोई दो चीज टकराया, ठीक है, तो जब टकराता है ना तो या तो इलास्टिक कोलिजन होगा या तो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ना कि एनर्जी बर्बाद नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आपका एनर्जी वेस्ट होता है। तो हम आपको एक बात कह रहे हैं कि सृष्टि में कोई भी कोलिजन होगा, समझते रहना, पूरी की पूरी सृष्टि में कोई भी कोलिजन हो, अगर वो इलास्टिक हो, अगर वो इन इलास्टिक हो,
इन दोनों केसेस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर सवाल आता है कि द मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन इनइलास्टिक कोलिजंस, नो माय फ्रेंड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड ऑलवेज, बी इट इलास्टिक बी इट इनइलास्टिक। तो फर्क क्या हुआ इसमें, याद रखना कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, अगर ये चीज इसमें लिखे नहीं है बस याद कर लो, और अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता है भाई तो मोमेंटम यहां भी कंजर्व्ड है, मोमेंटम यहां भी कंजर्व्ड है। पर याद रखना इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहता है, मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर सॉरी m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप देखो तुम यहां पर, ये काम हो गया आपका। ये जो काइनेटिक एनर्जी का हम बात कर रहे हैं ना कंजर्वेशन, ये केवल इलास्टिक में होता है, इन इलास्टिक में नहीं होता है। इसी के साथ बस एक और याद कर ले मेरे भाई, इन इलास्टिक का ही एक रूप होता है जिसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। कि जैसे अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, दो गेंद, एक गेंद है m1 उसका वेलोसिटी u1 है, दूसरा गेंद है m2 उसका वेलोसिटी u2 है, आपस में टकराए, अब अलग अलग दिशा में जाएंगे, तो अब इसका वेट क्या होगा, m2 तो सेम ही रहेगा, ये v2 हो गया और ये m1 u1। हम लोग ये देख रहे थे परफेक्टली इन इलास्टिक जब होता है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक जब होता है ना, तो टकराने के बाद दोनों चिपक जाएंगे, तो टकराने के बाद ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, एक बड़ा गेंद हो जाएगा और फिर ये मूव करने लगेगा। तो अब याद करना भाई, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो क्या उसमें मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, बिल्कुल कंजर्व्ड होगा। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी नेट। तो वी नेट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर सवाल आए तो आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, गुड इनफ। सेम सा एक सवाल है भाई, देखो एक गेंद है m1 u1, दूसरा गेंद m2 u2, आपस में टकरा गया, v1 v2 हो गया, याद रखेंगे हम लोग। सेम है भाई, उसी को आप सवाल में पुट करके एक बार देख लीजिए क्या है। लीनियर मोमेंटम क्या है भाई, सिंपल, मास इंटू मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। ए रॉकेट वर्क्स ऑन विच कंजर्वेशन लॉ। अब यहां पर रॉकेट अगर ऑप्शन आप मान लो देता, मास घंटा नहीं, एनर्जी बिल्कुल नहीं, लीनियर मोमेंटम बिल्कुल सही, मास इंटू वेलोसिटी। पर अगर ये नहीं भी दिया है ना, और यहां पर मान लो थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे दिया हो, तो मोर देन वन अबव ऑप्शन आएगा, तभी वो सही हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं भाई हम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सिंपल सा एक लाइन है भाई, कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उससे पहले बताओ व्हाट इज मोमेंटम, सिंपल सी बात है भाई, मोमेंटम इज हाउ डिफिकल्ट इज इट टू स्टॉप अ बॉडी, कितना मुश्किल है किसी भी वस्तु को रोक देना। इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम जब मतलब बात करते हैं तो वो मतलब कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद रहेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मेरे भाई एक बात बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, डी पी अपॉन डी टी। ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लिया आप साइंस का है, तो आप बस इतना याद रख लो मेरे भाई, और ये याद रख लो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये याद रख लो कितने टाइम में डेल्टा पी हुआ। डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, m1 v1 मतलब mv माइनस mu, mv माइनस mu ही है, तो पहले फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, तो इन दोनों का जो गैप है वही तो मोमेंटम है, अपॉन कितने देर में होता है ये काम, तो टी। इस हिसाब से इसको याद कर लेना, ठीक है। सवाल है, देखो क्या है भाई, स्टेटमेंट बता चुके हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, गुड इनफ। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये एम ए क्यों आया समझो बात को, कह रहा है ये कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एम ए। तो याद रखना फोर्स इज इक्वल टू एम ए कहां से आता है, सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। अधिक फोर्स लगाओगे तो इसका मतलब अधिक एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि मास तो सेम है, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। कम फोर्स लगाओगे कम एक्सेलरेशन होगा, याद रखना, ठीक है, बढ़िया। अब हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कोशिश करो समझने का, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी आपको हम ऊपर ये सब बता चुके हैं, क्या है भाई, कि फोर्स इज इक्वल टू योर चेंज इन मोमेंटम,
इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ, तुम एक बॉलर हो, तुम एक गेंद के कैच को पकड़े, जब गेंद उधर से आ रहा था तो मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड पर था, तुम्हारे हाथ में आया तो रुक गया तो जीरो हो गया। मान लेते हैं उसका मास था 1 किलो, एग्जाम्पल मानो, तो एम वी में एम एक होगा तो गायब भी हो जाएगा, तो वी माइनस यू अपॉन टाइम हो जाएगा, 100 माइनस जीरो अपॉन टाइम। अब एक बात समझो, ये क्या है भाई, 100 माइनस जीरो अपॉन टाइम ही तो फोर्स है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू 100 अपॉन टाइम। अब अगर तुम ये जो स्पीड को 100 से जीरो बहुत देर में करते हो, 10 सेकंड में करोगे, तो फोर्स कितना आएगा, 100 बटा 10 कटेगा 10। अब तुम ये जो 100 से जीरो का है, अगर तुम उसको 1 सेकंड के अंदर कर देते हो, तुरंत रोक देते हो, तो क्या होगा, इसका फोर्स 100 होगा। इसका मतलब क्या है भाई, कि अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वो स्लो होगा तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है। अब इसीलिए तुम देखोगे कि जब कोई क्रिकेटर होता है, वो कोई क्रिकेट बॉल को जब कैच करता है ना, तो हाथ को पीछे खींचता है। हाथ को पीछे क्यों खींच रहा है वो, ताकि वो थोड़ा और समय उसमें बढ़ जाए। तो एम वी माइनस एम यू तो है ही, डिवाइड बाय टाइम, ये टाइम को बढ़ा देगा, ये टाइम को बढ़ा देगा तो ये पूरा घट जाएगा, यानी कि फोर्स घट जाएगा, तो उसके हाथ पर जो चोट है वो कम लगेगा। ठीक है। सेम चीज आपका एयर बैग के साथ है भाई, समझना बात को। हमारा जैसे ही गाड़ी ठुक गई तो तुम आगे जाओगे, क्यों जा रहे हो, इनर्शिया ऑफ मोशन की तरह से जा रहे हो। और जैसे ही गए तुम आगे, ये जो झटका लगा, यही इसी के में तो आदमी की जान चली जाती है। तो अब क्या करेगा, एयर बैग डाल देगा। एयर बैग डाल देगा तो तुम रेस्ट धीरे धीरे आओगे, उसके फोम के साथ आओगे, क्योंकि तुम रेस्ट पे धीरे धीरे आओगे। लॉन्गर स्टॉपिंग टाइम, स्मॉलर फोर्स, लेसर इंजरी। कूल, बढ़िया। न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग देख चुके हैं भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बता दिए, चेंज इन मोमेंटम बता दिए। एक और कॉन्सेप्ट है भाई इंपल्स का, वो आगे देखेंगे। ठीक है। एक बार ये फॉर्मूला, मतलब ये इसको करके देखो भाई, सवाल क्या है। अ बुलेट 50 ग्राम एट 100 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्स आफ्टर 50 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक गोली है 50 ग्राम की, वो गई और एक काठ पे जाकर टकराई, और वो 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर पर जाकर के रुक गई। अब बोलता है फोर्स बताओ। ठीक है, बताएंगे भाई। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया, 50 बटा 1000, ये आपका केजी हो गया, इंटू एक्सेलरेशन 0.05 एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका है भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे ही वो टकराया और जाकर के 50 सेंटीमीटर पे रुक गया, तो इसका फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, तो ये v जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना वेलोसिटी है इसका, यहाँ पर दिया है 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई, पता नहीं, वही तो निकालना है, एक्सेलरेशन इंटू एस। डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर, ये भी कट गया, तो एक्सेलरेशन आपका लगभग 100 हो जाएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, सवाल को आराम से आप प्रैक्टिस करके बना लीजिए। ठीक है। ये भी वही चीज है भाई, टाइम पूछ रहा है, बाकी सब चीज दिया हुआ है, आपको ये बात पता है कि यार चेंज इन मोमेंटम का, कि कितनी देर में क्या मोमेंटम बदल रहा है। अब सवाल देखो, 2 kg का ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है। फ्रिक्शन कितना है 7 न्यूटन का, एडिशनल अपोजिंग फोर्स कितना है 3 न्यूटन का, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा बिफोर स्टॉपिंग। हमको कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है, ये आगे बढ़ रहा है, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है 7 न्यूटन का, और कोई आदमी उल्टा हाथ भी लगा दे रहा है 3 न्यूटन का। तो कुल मिलाकर के इस फोर्स को ऐड कर दोगे तो तुमको पाओगे कि इसके पास 10 न्यूटन का फोर्स पीछे लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। अब है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 10 इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो आपको पता चल गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 kg पर मीटर स्क्वायर पर 5 kg 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता चल गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है भाई, तो अब आपको क्या पता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू तो जीरो हो जा रहा है क्योंकि स्टॉप होना है, यू जीरो हो जाता, नहीं वी जीरो हो जाता है, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 इंटू 10 प्लस 2 इंटू -5 उल्टा दिशा
इंटू डिस्टेंस, इस तरीके से आप एस निकाल लो। एक बार आपका एस निकल गया, सवाल बन जाएगा। 10 मीटर हो रहा है, देखो ये 5 10 10 हो गया, 10 10 कट गया, तो एस इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये भी आपको पता होगा भाई, ट्रैक्टर पुलिंग वाला, एक बार खुद इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान सा चीज है, सेम आसान सा चीज है भाई। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 1 kg वेट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन की बात करता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आप आइए और आपने क्या किया, दो को गेंद आपस में टकराया, तो आप देखिएगा कि इसका जो एक्शन रिएक्शन था वो आपका सेम आता है। ठीक है, फील लेना हो तो आपको पता होगा भाई, आप गोली चलाते हैं तो जैसे आप गोली चलाए तो हाथ आपका पीछे की ओर जाएगा, समझ रहे हैं। आप एक थप्पड़ मारिए दीवार पे, दीवार भी वापस आपके हाथ पे थप्पड़ मारेगा और आपको चोट लगेगा। ये सब न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर ही आता है। ठीक है, तो कुछ कुछ एकदम प्राइम एग्जांपल्स क्या है, वॉकिंग। वॉकिंग में क्या हो रहा है कि आप जमीन से आप पुश कर रहे हैं उसको पीछे की ओर, जमीन आपको आगे की ओर ढकेल रहा है, यही है आपका एक्शन रिएक्शन। रॉकेट हो गया, स्विमिंग हो गया, गन रिकॉइल हो गया, ऑल ऑफ दिस इसी के अंदर आता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर याद रखना भाई कि एक्शन और रिएक्शन जो है ना वो साइमल्टेनियस होता है। ऐसा नहीं कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, नहीं, जैसे जैसे एक्शन होगा तैसे तैसे रिएक्शन होगा। दे बोथ अकर एक साथ एक साथ एक साथ। ठीक है, व्हाई डज द कैनन रिकॉइल आफ्टर फायरिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ। In which of the which about Newton's third law is not correct? Force never occurs singly. Earth pulls stone, stone pulls earth. देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन। मेरे भाई दिस इज नॉट अ कॉज इफेक्ट रिलेशन, क्योंकि दोनों एक्शन और रिएक्शन गोज इन हैंड बाय हैंड, कोई किसी को ये नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई कॉज इफेक्ट यहाँ पर नहीं है। अब कुछ कुछ एग्जांपल्स देखो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आपका आसानी से यहाँ से निकल जाए। ठीक है, ये करके ना सबको समझने का कोशिश करते हैं भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर बस चली, तुम बैठे थे अंदर, पीछे की ओर धक्का लग गया, बस रुकी, तुम आगे की ओर बढ़ गए, सीट बेल्ट लगाते हो, डस्टिंग करते हो कारपेट पे। हम लोग क्या करते हैं, जोर से झाड़े तो पहले रेस्ट पे था, तुम सडनली झाड़े तो जो डस्ट था वो वहीं रह जाएगा और जो चादर था वो आगे पीछे हो जाएगा, इसीलिए तो वो निकल जाता है। तो याद रखना, डस्टिंग अ कारपेट इज ऑल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कॉइन कार्ड एक्सपेरिमेंट, टेबल क्लॉथ अभी हम लोग ऊपर देख लिए, बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, फुटबॉल रिमेनिंग एट रेस्ट, लगेज स्लाइडिंग फॉरवर्ड। जैसे ही आप ब्रेक मारते हैं तो तुरंत आपको दिखता है कि जो सामान था वो आगे की ओर बढ़ गया। ये सब क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या रहेगा, एयरबैग का काम। क्यों, क्योंकि एयरबैग चाहता है कि आप जो झटके से आगे बढ़ रहे थे, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। इस टाइम बढ़ने के चलते आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ संवेग है ये आपका अधिक हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ संवेग कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम था, टाइम बढ़ गया। क्रम्बल जोन इन व्हीकल्स का मतलब क्या होता है भाई, जो गाड़ी का बोनेट होता है ना, तो इधर आगे वाला पार्ट रहता है, ये सब क्रम्बल जोन की, ये आकर के पूरा मुड़ जाएगा, तुमको कुछ नहीं होगा, ताकि तुरंत मतलब झटका ना लग जाए, समझ गए। रेसिंग कार, ब्रेकिंग व्हीकल, ये सब देख लेना, आसान सा चीज है भाई। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉकेट लॉन्च, गन रिकॉइल, चलना, दौड़ना, स्विमिंग, बोट, चप्पू चलाना, जंपिंग फ्रॉम अ ग्राउंड, बर्ड फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, बैलून, सिटिंग ऑन अ चेयर। ठीक है, इंपल्स के बारे में बात करो। इंपल्स क्या है भाई, सिंपल सा बात है, फोर्स इनटू डेल्टा टी। जब भी कोई बहुत बड़ा बल कम समय के लिए कार्य करता है तो उस बल और समय के गुणाफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग क्या था, मोमेंटम था, इंपल्स क्या है, आवेग है। तो इंपल्स क्या है, कहने का मतलब भाई सेम, चेंज इन मोमेंटम ही है, क्योंकि आप फोर्स इनटू डेल्टा टी कर दे रहे हैं, जबकि फोर्स ही आपका डेल्टा पी बाई डेल्टा टी था। तो जो इंपल्स है वो डेल्टा पी है, बस इतना याद रखना। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, बस इतना याद कर लो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और कोई इसमें मतलब भारी चीज नहीं है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, वही है भाई, जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ये एफ क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, कट गया तो जे इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, एम वी माइनस एम यू, खत्म बात। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन, इतनी बार बताया, मोमेंटम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब
ये इंपॉर्टेंट है, अब समझते रहना। क्या है भाई? वेट, मास एंड एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट। सबसे पहले आप हमको ये बताइए, वेट और मास में क्या फर्क है, आप समझते हैं? मान लेते हैं मेरा वजन 100 किलो है। अब अगर हम धरती पर हैं तब भी हम 100 किलो के होंगे, अगर हम चांद पर चले गए तब भी हम 100 किलो के ही होंगे। ये होता है मास। मास कभी बदलता नहीं है। इसके अलावा दूसरा चीज होता है जो कहते हैं वेट। वेट क्या है? फोर्स की तरह है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई हम यहां पर खड़े हैं नीचे, ये धरती के ऊपर क्या लगा रहा है? ग्रेविटी लगा रहा है। तो वेट क्या होता है आपका? mg, मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन g है। अब अगर g कहीं पर 10 रहा तो मेरा वेट अलग रहेगा, g कहीं पर 10/6 रहा तो मेरा वेट अलग रहेगा। तो बस यही बात है कि आप चांद पे रहेंगे तो आपका जो वेट है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका g ही घट चुका है। ठीक है, वेट और मास में ये फर्क है भाई। अब वेट क्या है भाई? एक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, तो यहां पर फोर्स एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी है, तो mg हो गया। ठीक है, तो आप ये देखते हैं ना कि जो भी स्प्रिंग बैलेंस वगैरह है वो यही चीज बताता है। मास क्या बताता है आपका? अमाउंट ऑफ मैटर, कांस्टेंट, हर जगह पर, चांद में रहो, आसमान में रहो, धरती के अंदर रहो, पाताल में रहो, स्वर्ग में रहो, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि मास रिमेन्स द सेम। अब आता है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का मतलब होता है कि वो सब ठीक है, जो आपका वेइंग मशीन है, जो आपका वेइंग मशीन है वो कितना दिखा रहा है, वो अब उसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेट। ठीक है, एपरेंट वेट क्या है भाई? आपका आभासी भार, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो कि तौल तंत्र वास्तव में पढ़ पाता है। तो अब हम लोग काम करते हैं ना, पहले ये सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप चिंता मत करो, हमको अब तक ये समझ में आ गया ना कि मास क्या होता है। एक सेकंड, रिकॉर्ड हो रहा है। आपको अब तक ये समझ में आ गया ना कि मास क्या होता है। आपको अब तक ये समझ में आ गया कि वेट क्या होता है। आपको अब ये समझ में आ गया कि भाई जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? वेइंग मेजर आपका एपरेंट वेट को करता है मेजर, यानी कि आभासी भार। ये सब स्टार्ट करने से पहले ना एक काम करते हैं। आपको ये बात तो समझ में आ गया भाई कि वेट क्या हो गया, मास क्या है। ये याद रखना, वेट जो वेइंग मशीन होता है ना आपका, वो एपरेंट वेट नापता है। वेइंग मशीन जो है एपरेंट वेट नापता है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, यहां पर है आपका एक वेइंग मशीन, बस गौर से सुनना, ये है आपका वेइंग मशीन। ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं। आप जब खड़े हैं तो आप नीचे एक फोर्स लगा रहे हैं। ये नीचे का फोर्स क्या है? mg है, मास इंटू ग्रेविटी। ये तो हमेशा लगता रहेगा किसी भी केस में। आप एक लिफ्ट के अंदर हैं, लिफ्ट के बाहर हैं, मैदान पे खड़े हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, ये आपका आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली लगता रहता है, नीचे की ओर आपका mg आता रहेगा। बहुत बढ़िया। अब आप क्योंकि आप खड़े हैं यहाँ पर उस वेइंग मशीन के ऊपर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई कि अगर कोई चीज रेस्ट पे होगा, कब? जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। मतलब एक फोर्स आप पर, आप नीचे लगाए mg, तो ये जो सरफेस है वो आपके ऊपर एक ऊपर फोर्स लगाएगा। ये आपके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। यही है n। और एक बात हमको याद रखना कि ये जो n फोर्स है ना, ये नॉर्मल फोर्स, वेइंग मशीन जो होता है ना, वेइंग मशीन इसी नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है, पहली बात। अब ये चीज हर जगह पर है भाई। कल को हम गए एक मैदान पे, या फिर कल को हम मान लो कहीं भी खड़े हैं, वेइंग मशीन के ऊपर हैं या नहीं है, आपका फोर्स हमेशा एक नीचे mg लगा रहेगा, एक आपको ऊपर नॉर्मल फोर्स जाता दिखेगा। और आप जब हम बैठे हुए हैं कहीं खड़े हैं, तो हम ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, वहीं पे खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस n इज इक्वल टू mg। अगर हम ऊपर जा रहे होते, नीचे आ रहे होते, तब थोड़ा सा बात अलग हो भी जाता। पर यहां पर देखोगे तो बात अलग नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल और mg दोनों बराबर हो जा रहा है। बहुत बढ़िया। एक चीज हम एक्स्ट्रा आपको बताते हैं कि मान लेते हैं एलिवेटर से अब आप ऊपर जाने लगे, जब तक आप रेस्ट पर थे तब तक n इज इक्वल टू mg था। जब तक आप रेस्ट पर थे तब तक n इज इक्वल टू mg था, क्योंकि आप कहीं ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। अब अगर आप ऊपर जाने लगे, तो एक बात बताओ, ऊपर जा रहा है कोई, तो इसका मतलब क्या है? जो फोर्स ऊपर लग रहा था वो फोर्स अधिक है, तभी तो ये n इतना अधिक है कि इस ऊपर लेके चला जाएगा तुमको इस mg से। तो इसका मतलब क्या है? n इज ग्रेटर देन mg, तभी तो हम ऊपर जाएंगे। एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है n, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है mg। एक फोर्स ऊपर की ओर
एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है n, एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर mg। अब एलिवेटर से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कब जाएंगे? जब n अधिक होगा तभी ऊपर जाएंगे ना। तो n इज ग्रेटर देन mg, n mg से बड़ा है, तो n इज इक्वल टू mg प्लस ma। ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से आप ऊपर जा रहे हैं। समझ गए बात को? ये एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जिसे आप ऊपर जा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि ये सब चीज भूल जाओ, आओ यहां पर एक बार, सब भूल जाओ। ये क्या कह रहा है कि स्टेशनरी है, खड़ा है शांत से। अगर शांति से खड़ा रहेगा भाई तो नीचे लग रहा था mg, ऊपर लग रहा था n, इसी n को पढ़ रहा है वो, क्योंकि ये समान वेग स्टेशनरी है तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा। पर अब अगर ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट होने लगा, अगर ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, इसका मतलब n अधिक है ना भाई, तभी तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर इस पे एक ही फोर्स लग रहा था। देख लो भाई, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर का n हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसके नीचे का आपका mg हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब अगर ऊपर जा रहा था इसका मतलब n अधिक है, तो n अधिक है, आपका जो स्केल है वो तो n ही दिखाता है ना, अभी बताएं। तो इसलिए आप देखिएगा कि यू फील हेवियर, मतलब जो आपका वेइंग मशीन है वो अधिक दिखाएगा। जब एक्सेलरेट डाउन कर रहे हैं, एक्सेलरेट डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि mg अधिक है, n कम है, n कम है, n इज लेस देन mg, n माइनस ma, n इज लेस देन mg। तो यानी कि n इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हैं भाई, n प्लस ma इज इक्वल टू mg। ठीक है, और ये आपको जरूरत नहीं भी है, फॉर्मूला आपको क्या इससे आपका ये नहीं आएगा, बस आप इतना भी ध्यान रखते हैं ना अगर कि नॉर्मल कम हो जा रहा है जब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं नीचे की ओर, तो इसका मतलब क्या है, जब n कम हो गया और वेइंग मशीन n नाप रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आई विल फील लाइटर। अब एक केस है फ्री फॉल का, समझना बात को। बॉडी है, ऊपर की ओर n, नीचे की ओर mg, फ्री फॉल हो गया। इसका मतलब क्या कि बॉडी नीचे, फ्री फॉल में क्या होता है, mg मतलब ग्रेविटी के भार से आप नीचे आने लगे। अब वो बॉडी नीचे आ रहा है, कितने स्पीड से नीचे आ रहा है, mg के नीचे से आ रहा है। अब इसके ऊपर फोर्स ही mg नीचे मतलब नीचे mg ही लग रहा था, टोटल mg ही लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल टू जीरो। इसी को बोलते हैं हम लोग वेटलेसनेस, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन जीरो। हम कह रहे हैं तुमको कुछ समझ में नहीं आया छोड़ दो, बस इतना याद रख ले भाई कि एक बॉडी है यहाँ पर, इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर लगता है n, नीचे लगता है mg। ये n जो है वही आपका मेजर होकर के विंग स्केल पे आता है। अब आपका लिफ्ट अगर खड़ा है तो n इज इक्वल टू mg है, ऊपर जा रहा है, ऊपर कब जाएगा, जब ये n अधिक होगा। n अधिक हो गया, इसका मतलब क्या, विंग मशीन में n ही दिखता है तो n ज्यादा दिख जाएगा। जब नीचे की ओर आ रहा है लिफ्ट तो n कम है तभी तो नीचे जा रहा है, तो n आपको कम दिख रहा है, वेइंग मशीन में कम दिखेगा, यू विल फील लाइटर। क्लियर बात, काम खत्म। ये सब आपको बता दिए भाई, ठीक है। 70 kg मैन एक है लिफ्ट पे, केबल टूट जाता है तो वेट कितना हो जाएगा भाई? देखो, अगर केबल टूट जाएगा तो वो नीचे आपके mg से आएगा नीचे, इसी को तो हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर वेटलेसनेस, तो इसका जीरो हो जाएगा। अब आ जाओ फ्रिक्शन के ऊपर, आसान सा टॉपिक है, एक बार समझ लोगे फ्रिक्शन तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन क्या कहता है भाई, कोई भी चीज है, मतलब मान लो कोई भी आप चल रहे हैं, एक मान लीजिए बॉटल रखा हुआ है पानी भर करके, वो आप उसको हल्का सा टच कीजिए, वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? हल्का सा उसको प्रेशर दीजिए, आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, मतलब इन दोनों के बीच में, आप देखिए डब्बा और इसके बीच के अंदर फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होता क्यों है? दो कारण है फ्रिक्शन का भाई। एक तो है कि आपका या तो सरफेस रफ है, या तो आपका सरफेस रफ रहेगा, आपको देखने में वो समान लग रहा है पर उसको आप जूम कीजिएगा ना एकदम तो ऐसा 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 रहता है, इसके चलते आपका रफ रहेगा। दूसरा आपका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहेगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, बढ़िया। फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं पहले आपको यहाँ का इंफोग्राफिक से ही दिखाते हैं, ठीक है। ये सब छोड़ दो, और यहाँ पर सामने मेरे साथ, यहाँ पर लगाए हम एक बॉक्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं भाई, इस बॉक्स के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाए, ये बॉक्स नहीं हिला। 2 न्यूटन लगाए, ये बॉक्स नहीं हिला। 3 न्यूटन लगाए, ये बॉक्स नहीं हिला। ऐसा क्यों हो रहा होगा? अगर आप किसी चीज को किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो भाई उसको आगे बढ़ना है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो तभी होगा
जब उस पर कोई वापस से फोर्स मार दे रहा है, जब उस पर वापस से कोई फोर्स मार दे रहा है तभी वो वापस नहीं जाएगा। हम बात कर रहे थे एक बॉक्स था, बॉक्स के पास आप यहां पर एक फोर्स लगाए mg, सॉरी आप एक फोर्स लगाए 1 न्यूटन, वो खड़ा है वहीं पे, इसका मतलब क्या है कि एक फ्रिक्शन का फोर्स 1 न्यूटन वापस लग गया। आप जब इसको 2 न्यूटन किए तो इसका फ्रिक्शन का फोर्स आपका 2 न्यूटन हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी आपके रेस्ट में, आओ यहां अच्छे से बताते हैं भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन अपने आप को खुद एडजस्ट करता रहेगा। तुम 1 न्यूटन डालोगे फ्रिक्शन 1 न्यूटन हो जाएगा, तुम 2 न्यूटन डालोगे फ्रिक्शन 2 न्यूटन हो जाएगा, तुम 3 न्यूटन डालोगे फ्रिक्शन 3 न्यूटन हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप करते गए करते गए करते गए, एक समय तो ऐसा आएगा ना भाई कि तुम 5 डाले, अब तुम 5.25 डाले, 5.5 डाले, अब इसके बाद तुम हल्का भी और डाल दो तो आपका आगे बढ़ जाएगा डब्बा, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है हल्का भी और डाल दो तो ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक बॉडी के ऊपर लगता है। उसके बाद अगर आप धक्का दीजिएगा तो ये आपका आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद आप जरा भी धक्का देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब आगे एक बार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया तो उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बात बताते हैं भाई, फ्रिक्शन मेजर करने का फॉर्मूला क्या होता है ना, ये फ्रिक्शनल, ये आपका फोर्स हो गया, इज इक्वल टू म्यू एस जो है ना, ये आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां पर आप देखते जाइए, सब आपको अलग अलग दिखता जाएगा, ठीक है। यहां क्या कह रहा है भाई, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, कि एक बार धक्का लग गया तो उसके बाद उसको चलाना आसान होता है। और एक होता है भाई रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि आपको देखते हैं बियरिंग वेरिंग में रहता है, तो ये और अच्छा रहता है क्योंकि इसमें सबसे कम रहता है मतलब। तो याद रखना ऑर्डर क्या रहेगा भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे अधिक, फिर स्टैटिक, फिर काइनेटिक, फिर रोलिंग, ठीक है। ये सब आपको बता दिए। सेम चीज है, देखो हम एक बार वापस से आपको दिखाते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन है, कहने का मतलब कि अगर 20 न्यूटन से अधिक दोगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करके 5 न्यूटन बना लिया तो मोशन नहीं होगा। आप 12 लगाए, फ्रिक्शन एडजस्ट करके 12 हो गया। आप 19 लगाए, 19 हो गया। 20 लगाए, 20 हो गया। पर अब तक आपका सामान आगे नहीं बढ़ा है। केस 5 में जब आप 25 न्यूटन लगाते हैं तो मोशन स्टार्ट होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, याद रखना। और एक बात याद रखना, पुशिंग और पुलिंग का एक कॉन्सेप्ट है भाई। पुशिंग और पुलिंग में बस आपको इतना याद रख लो कि पुलिंग जो है दैट इज इजियर देन पुशिंग। किसी भी चीज को उठा लेना इज आसान देन उसको धक्का देना। क्यों? क्योंकि अगर धक्का वाला काम करोगे तो उसमें फ्रिक्शन अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। गुड। और फ्रिक्शन जरूरी क्यों है ना, क्योंकि आप चल रहे हैं, मान लो आपका, अगर आप तो बार बार फिसल के गिरते रहेंगे। केले के छिलके के ऊपर कोई लोग क्यों गिर जाते हैं, बर्फ के ऊपर चलना क्यों मुश्किल है, क्योंकि फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन इज पॉजिटिव ऑल्सो, फ्रिक्शन इज नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और एन नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि फ्रिक्शन जो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा और आपका जो नॉर्मल फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन को घटाया कैसे आता है, हम लोग जान भी करते हैं भाई, बॉल बियरिंग्स यूज कर लोगे, लुब्रिकेंट्स यूज कर लोगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, बढ़िया। एक यहां पर आप मतलब कंसेप्ट है उसको देख लो, याद कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों बराबर होते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दे बोथ आर इक्वल। पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजियर देन पुशिंग बिकॉज, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं भाई फ्रिक्शन से रिलेटेड है। अब यहां पर रोलिंग फ्रिक्शन का तो बात है ही नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। पुशिंग इंक्रीजेस द एपरेंट वेट एंड फ्रिक्शन, एपरेंट वेट को बढ़ा देता है पुशिंग, तो क्योंकि एपरेंट वेट बढ़ जाएगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो यानी कि आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्सेस का, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले होता है आपका स्टैटिक,
फिर आएगा आप सबसे ज्यादा स्टैटिक होता है, फिर आता है आपका काइनेटिक, उसके बाद आता है आपका रोलिंग। फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं भाई, 2-3 देख लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ म्यू एस इतना जी इतना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है। सिंपल सा बात है भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 5 kg, तो आप देखिएगा नीचे ही लगाएगा mg, ऊपर n लगेगा, ये भी है mg, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है म्यू एस इंटू mg, 0.4 इंटू 5 इंटू 10, ये आपका 20 न्यूटन हो गया आंसर। सेम उसी टाइप का आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा भाई। अ 10 kg ब्लॉक इज पुश्ड ऑन अ फ्लोर, 10 kg आपको ये पता है, आपको टोटल फोर्स पता चल गया, फोर्स कितना है mg है भाई, और उसके साथ आपको म्यू के दिया हुआ है, इस म्यू के का इस्तेमाल कर लो। अगेन आसान सवाल है, इसमें आप ये वाला आप खुद से अटेम्प्ट लीजिए, इसमें आपको जो पुराने कंसेप्ट हम लोग बताए हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। एक बार आप इस पे अगर इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो आपका फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाएगा। करना क्या है, अगर हम आपको एक बार खुद करके दिखाएं ना, तो एक बार आप सवाल वाइज पढ़ते जाइए। कह रहा है कि एक कार है, कार का वेट कितना है 1200 kg का कार है, गुड एनफ, किस रफ्तार से चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को हमको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड, कैसे करेंगे हम लोग, 72 इंटू 5/18, 18 से इसको काटिए, 8 से कितनी बार में कटेगा ये, 4 बार में कट जाएगा, तो 5 का 20, तो 20 मीटर पर सेकंड तो आपका वेलोसिटी हो गया। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी हो गया, तो मास आपको पता है, आपको वेलोसिटी अब पता चल गया। अब क्या कह रहा है कि कार 1200 kg का 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बता दे रहा है, ग्रेविटी बता दे रहा है, तो कह रहा है फोर्स बताओ, डिसेलरेशन बताओ और स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ। ठीक है, फोर्स आपको पता है क्या होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स, म्यू के क्या है भाई 0.6, नॉर्मल क्या होता है सिंपल mg, तो 0.6 इंटू मास, मास कितना है 1200, इंटू ग्रेविटी कितना है 10, इससे आपका निकल जाएगा। अब अगला आपसे पूछ रहा है मान लो एक्सेलरेशन, तो सिंपल सी बात है भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इससे आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तीसरा पूछ रहा है डिस्टेंस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ब्रेक मार रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2as, एक्सेलरेशन खुद नेगेटिव है, एस निकाल लोगे। ठीक है, खत्म हो गया, सिंपल सा टॉपिक था, बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, जो न्यूमेरिकल्स क्लास में करवाए हैं आपको एक बार पॉज करके खुद भी उसको कर लो। कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ आपको सही गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला हम लोग वर्क एनर्जी पावर करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप देखेंगे तो इसी चैनल पर, बीपीएससी भाई के चैनल पर, एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का एक 50-60 मिनट का एक वीडियो डाला गया है, उसको भी आप एक बार रिफर करके देख लीजिए, उसमें भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करवाए गए हैं। हम लिंक उसका भी टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। थैंक यू।